हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग प्री और मेंस में, उसके बारे में जिक्र करूंगा या फिर आपको चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करवाऊंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड है ऑन आपके यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस है, इसी के साथ जो स्टेट पीसीएस का सिलेबस है उसके लिहाज से हम चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी के साथ जो आपके पास्ट ईयर के प्री के और मेंस के क्वेश्चन पेपर है उसके लिहाज से चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, या फिर किस चीजों में हमें कम ध्यान देना है या ज्यादा ध्यान देना है। प्लस हमारा टीम जिसने ये आपका जो पीडीएफ है जिसने प्रस्तुत किया है और जो मैं आपके समक्ष प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमारा सबका जो एक्सपीरियंस है प्री मेंस और इंटरव्यू का सिलेक्शन का, उसके बिहाफ पे हम चीजें आपको उसके हिसाब से चीजें हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो उससे पहले आपका अनाउंसमेंट है, एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन ओपन है फॉर फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फाउंडेशनल कोर्स से ही जुड़े, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए 1 साल का समय बाकी है, वो चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। ओके, तो आपको चीजें हम क्या करेंगे बारीकी से स्क्रैच से लेके एकदम बिगिनिंग से लेके एंड तक समझाएंगे, ताकि आप पूरा जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन हो। इसी के साथ हम प्री के पहले जब प्री का नोटिफिकेशन आएगा तब से हम आपको रेगुलर टेस्ट देंगे फॉर प्री। उसके बाद जब आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, मेंस क्लियर होने का आपका प्री क्लियर होने का श्योरिटी रहेगा और मेंस लिखेंगे, तो उस हिसाब से हम आपको मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी दिया जाएगा, पर्सनलाइज गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएंगी, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर काम किया जाएगा। इसी के साथ जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे उसके ऊपर कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा फॉर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। और जो आसाम स्टेट पीसीएस एपीएससी के लिए एनरोल हो रहे हैं उनके लिए हम जीएस पेपर 5 भी कवर करवाएंगे। जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो ये फैसिलिटी आपके ऑफलाइन स्टूडेंट जो है वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी चीजों को और डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है। और इस न्यूज एनालिसिस में मैं चीजें आपको एकदम इन शॉर्ट ही बताऊंगा, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने फाउंडेशन अपना स्ट्रांग रखा है, आप फाउंडेशनल जो चीजें हैं कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो किस तरीके से जो इंडिया का इकोनॉमी है उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं इस ग्लोबल जो ट्रबल का सिनेरियो है उस ट्रबल के सिनेरियो में भी। ओके, तो अभी इसमें ध्यान रखिए, आपके जो आर्टिकल है इसमें आपका पॉसिबल इश्यूज क्या क्या है इंडियन इकोनॉमी में। ओके, क्या हम ट्रबल फेस कर सकते हैं, देन आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या क्या है, और हम कैसे अपने जो रिफॉर्म्स है उसको हम एक्सपीडाइट मतलब फास्ट तरीके से रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी आप जब रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। तो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा इसमें बिना इसको देखे हुए कि पॉसिबल इश्यूज हमारे इकोनॉमी में अभी क्या क्या दिखाई पड़ सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल ट्रबल। ओके, तो नंबर 1 अगर ग्लोबल ट्रबल का बात अगर हम करें तो रशिया यूक्रेन का वार एक हो गया ट्रबल। दूसरा ट्रबल अगर हम देखें तो आपका जो पैलेस्टीनियन इशू को लेके, ओके, पैलेस्टीनियन कॉज को लेके जो आपकी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है, लाइक अभी हाल ही में जो इजराइल और ईरान के बीच में जो आपकी कन्फ्लिक्ट चल रही है, इससे पहले जो आपका इजराइल और हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था। देन अगर आप फिर से कोई कन्फ्लिक्ट देखना चाहे तो आप बांग्लादेश, साउथ एशिया में आप बांग्लादेश में प्रॉब्लम देख सकते हैं, इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं। फिर अगर साउथ ईस्ट एशिया में आप देखें तो म्यांमार का जो क्राइसिस है, ओके, जो मिलिट्री जुंटा है, इंस्टेबिलिटी है, उसको एक आप देख सकते हैं। ओके, फिर आप इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो अभी हाल ही में कन्फ्लिक्ट हुआ उसको आप देख सकते हैं, और जो इतना दिन से चला आ रहा है उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसी के साथ जो यूएसए का और चाइना के बीच में जो आपका टैरिफ पॉलिसीज है, ओके, और यूएसए का जो आपका यूनिलैटरल ट्रेड वॉर है विथ डिफरेंट नेशन इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये सभी क्या है आपके ग्लोबल ट्रबल्स है जो क्या करेगी इंडिया के इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। तो इसमें अभी अब ध्यान रखिएगा कि हम नेगेटिव जो ट्रबल्स है, प्रॉब्लम्स है, वो हम
इसमें आपको डिस्कस करना ज़रूरी होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें टैरिफ के बारे में काफ़ी मेंशन किया गया है। ओके, देन आप देख सकते हैं यूएसए में अभी जो आपका H1B वीज़ा है, ओके, जो प्रोफेशनल वीज़ा है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। एकेडमी में पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। ओके, फिर अगर आप देखें तो ये हो गए चैलेंजेस। फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या क्या है, तो अभी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी में इसको एक ही हेडिंग में बता रहा हूँ। नंबर 1 सबसे बड़ा इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो तो हो गया हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि हम सबसे ज्यादा पॉपुलस नेशन है वर्ल्ड के, और जो पॉपुलेशन हमारी है आपकी 65% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन आर बिलो द एज ऑफ 35। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास वर्कर्स की, लेबर्स की, टेक्नोक्रेट्स की कोई कमी नहीं है। दूसरा, अगर देखें इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इट मींस क्या है, बहुत बड़ा एक मार्केट है, बहुत ज्यादा आपकी कंज्यूमिंग करने की कैपेसिटी हमारे देश में देखी गई है। तो ये एक क्या है आपका दूसरा आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। थर्डली आप अगर देखें तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड का बन चुके हैं। ओके, फिर आप देखें तो जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है वो हमारे देश में आप देख सकते हैं। ओके, देन आप जो इंडिया का जो आप जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियलिटी है इंडिया के अंदर, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। प्लस आप अगर देखें तो हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ओके, वो भी काफ़ी क्या है, स्टेबल है। तो ये हमारे पास क्या है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज है। इसी के साथ आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी देखें तो इनोवेशन इंडेक्स में भी हम 39 रैंक में आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज है। तो पॉसिबल जो चैलेंजेस हमने इश्यूज जो है उसको देखा। अभी हमें करना क्या है, एक्सपेडाइट करना है अपने रिफॉर्म्स को। तो रिफॉर्म्स के अंदर हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। नंबर 1 आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होने की वजह से क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस का बहुत कमी है। फिर आपका प्रॉब्लम क्या है, स्किल में आपका कमी देखी जाती है कि स्किल हमारा कम है। ओके, एजुकेशन जो है बहुत ज्यादा रोट लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इन सभी चीजों को, फिर लेबर मार्केट का रिफॉर्म हमें करना जरूरी है। लैंड एक्विजिशंस को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना जरूरी है। ओके, एमएसएमई सेक्टर जो बहुत ज्यादा पोटेंशियलिटी रखती है उनको क्रेडिट दिलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट में जो मनी का फ्लो है उसको आपका बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो देख सकते हैं कि एक आर्टिकल से आपको कितना कुछ आइडिया इसमें मिला है। ओके, तो अंदर का जो भी चीज है आप इसको पढ़िएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ग्लोबल लेवल में, बिकॉज ऑफ यूएसए का जो सब प्राइम लोन था, इसीलिए उसको सब प्राइम क्राइसिस भी कहा जाता है। तो ये जो इवेंट्स है इसको आपके प्री में पूछा जा सकता है कि आपका कभी आपको मैच करने दिया जा सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस एक तरफ दे दिया और ईयर एक तरफ दे दिया, फिर डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन एक तरफ दे दिया, डब्ल्यूटीओ एक तरफ दे दिया, उसका फॉर्मेशन एक तरफ दे दिया, तो उसको मैच करने को आ सकता है। फिर आरसीईपी क्या है, तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिससे इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है। क्योंकि अगर आरसीईपी में हम रहे तो क्या है, हमें फ्री इकोनॉमी को हमारे इकोनॉमी में फ्री गुड्स को फ्लोट होने देना पड़ेगा फ्रॉम डिफरेंट नेशन लाइक चाइना। तो चाइना के साथ हमारा ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इस शॉक को निपटने के लिए हमने आरसीईपी से विड्रॉ कर लिया है। ओके, और आत्मनिर्भर भारत जैसे स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसे स्कीम, ओके, मेड फॉर द वर्ल्ड जैसे स्कीम में हमने ध्यान दिया है। तो बाकी चीजें आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी। जैसे अभी हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज अगर देखें हमारे देश में क्या है, हम अगर दूसरे देश से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा लेबर हमारे देश में है, वर्कर बहुत ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव, वर्कर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, जेम्स, सर्विसेज में हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, जीडीपी को बढ़ा सके। तो बाकी उसी तरह से आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, और क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमी के ऐसे जो आपके टॉपिक है इससे क्वेश्चन बनते हैं पॉसिबल। अभी क्वेश्चन आ जाएगा, ओके, कि स्टेयरिंग द इंडियन इकोनॉमी अमिड ग्लोबल ट्रबल्स, फुल स्टॉप कमेंट, क्वेश्चन बन गया ये। तो आपको अभी इसमें आंसर भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे थोड़ा इंट्रोडक्शन उठा लीजिए, इससे पॉसिबल इश्यूज क्या क्या है वो अब इतने शॉर्ट में लिखा है, इसको पॉइंट बना दीजिए। फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज को पॉइंट बना दीजिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में पॉइंट बना दीजिए। जस्ट इतना आप कर लीजिए, आपका 15 मार्कर का जो 250 का क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये अगर ऐसे में भी आता है तो भी आप इसको क्या है, थोड़ा सा और खुल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा। इसीलिए क्या है, मेंस
जो है वो काफ़ी ईज़ी है। बस प्रीलिम्स में क्या है, हमें थोड़ा चीज़ों को बारीकी से देखना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ इन अ स्लोइंग इकोनॉमी। तो अभी एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब क्या होता है, वो पहले समझना ज़रूरी होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है, 2 तरह की होती है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़, एक आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ कब लिया जाता है, उसका आपका पहला समझना ज़रूरी है। ऐसा क्या कंडीशंस आ सकता है जिसमें एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ ली जाती है। समझ लीजिए देश का जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन में है, ओके, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रही है, इंडस्ट्री का फैलाव नहीं हो रहा है, तो तब क्या करती है गवर्नमेंट, आपके इंडस्ट्री के फैलाव के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ओके, आपके लोन को चीप बनाने के लिए, डिमांड को सर्च करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लेती है। तो अभी इकोनॉमी में, हमारे इंडिया की इकोनॉमी में या फिर देश दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में अगर देखें, तो पॉलिसीज, इकोनॉमी जो पॉलिसीज है वो 2 एजेंसीज बनाती है, ओके। एक तो हो गया आपका गवर्नमेंट खुद जो बनाती है थ्रू बजट, उसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के जरिए आपके गवर्नमेंट आपका क्या करती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लेती है, जैसे हाईवेज बनाना, रेलवेज बनाना, फिर एविएशन सेक्टर डेवलप करना, ओके, स्किल डेवलप करना, एजुकेशन डेवलप करना, ओके, देन आपके टैक्स कट देना, सब्सिडीज देना। तो ये हो गई एक्सपेंशनरी पॉलिसीज थ्रू फिस्कल पॉलिसी, ओके। फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट के जरिए जो गवर्नमेंट लेती है सीधा सीधा, उसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। देन सेकेंडली आपका आ जाता है मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि मार्केट में कितना मनी अवेलेबल होना है। तो अभी जब मार्केट में मनी का अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा बाय आरबीआई, ओके, थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी, तो उसको कहा जाएगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी। जैसे कि अभी हाल ही में क्या किया आपका, 150 बेसिस पॉइंट, ओके, 3 बार में घटाया है, 25 नॉट 150, सॉरी, इट्स 100 बेसिस पॉइंट, पहले 25, देन फिर 25 बेसिस पॉइंट, फिर 50 बेसिस पॉइंट, ओके। तो इसका मतलब क्या है, लोन को जो है चीप करवाने जा रही है गवर्नमेंट, ओके, नॉट गवर्नमेंट, सॉरी, आरबीआई। तो अभी इस समय आपका क्या है, जो आपका लोन तो चीप हो रहा है, ओके, लोन चीपली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी क्या है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। तो क्या है, फिस्कल पॉलिसी को बढ़ाना जरूरी रहेगा, फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशनरी मेजर्स लेने जरूरी रहेंगे। तो उसी को कहा जाता है क्या, काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी। तो कभी आपको मेंस प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है कि काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी एक साइकिल पे चलता है, तो उस साइकिल में स्लो डाउन होता है, फिर धीरे धीरे राइज करता है, फिर बूम की ओर जाता है, ओके। तो जब स्लो डाउन हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस साइकिल को काउंटर करने के लिए और बूम की तरफ, ग्रोथ की तरफ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट खुद से खुद बहुत ज्यादा एक्सपेंस करने लग जाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रेलवेज, रोडवेज, हाईवेज। तो इससे क्या होता है, जब गवर्नमेंट खुद आपके हाईवेज, रोडवेज, ये सभी चीजें बना रही है, हाउसिंग डेवलप कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, सीमेंट, स्टील, रोड, ये सब बढ़ाने लग जाएंगे। उसके लिए उसको पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए क्या है, आपका जो आरबीआई है उसने ऑलरेडी लोन को चीप कर दिया है। तो इसीलिए क्या है, जो आपका मॉनिटरी पॉलिसी है बाय आरबीआई एंड फिस्कल पॉलिसी है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, थ्रू बजट, तो उसको क्या है, एक सिंक में आगे ले जाना होगा कि आपका आरबीआई का रुख कुछ और है, गवर्नमेंट का रुख कुछ और है, और सिंक नहीं है पॉलिसीज में, फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी में, तो इकोनॉमी में क्या होता है, दिक्कतें आती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ओके, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपका एफआरबीएम एक्ट क्या है, ओके, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कौन से कमेटी के तहत लेती है, तो 6 मेंबर एक कमेटी होता है, ओके, उसमें 3 गवर्नमेंट के मेंबर, 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान देना जरूरी रहेगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं बेस ईयर, ओके। तो अभी बेस ईयर क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी में आपके डिफरेंट तरह के आपके स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे जीडीपी को कैलकुलेट करना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना, इंडस्ट्रियल आपका जो इनपुट इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करना, ओके, देन आपका ये तो सीपीआई आ ही गया। तो इन सभी चीजों को कैलकुलेट करना, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, आपका हर साल अभी डिफरेंट पैरामीटर्स आता है, ओके। तो उस साल के हिसाब से उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, 5-10 साल पुराना एक बेस ईयर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी जीडीपी, ओके, तो जीडीपी के लिए अभी क्या होता है, आपका करंट ईयर में जो जीडीपी है उसको कहा जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब आज के दर के हिसाब से जीडीपी क्या है। तो वो हमें क्या करता है, सही प्राइस नहीं दिखाता है या फिर सही ग्रोथ नहीं दिखाता है, क्योंकि मार्केट में तो इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, ओके। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पुराना ईयर लिया जाता है, एक स्टेबल ईयर लिया जाता है जिसमें इन्फ्लेशन क्या है, स्टेबल है, इकोनॉमी स्टेबल थी। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो जीडीपी का जो हमारा बेस ईयर है
अभी का क्या है 11-12 है, आईआईपी के लिए 11-12 है, सीपीआई के लिए 12 है। तो ये बेस ईयर को अभी चेंज करना जरूरी है। अपकमिंग बेस ईयर आने वाला है 22-23, इधर 22-23 और इधर 24। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा 22-23 ये क्यों लिया है, क्योंकि ये ईयर जो है ये कोविड के बाद वाला ईयर है, जो कोविड के ईयर के मुकाबले स्टेबल है। ओके, तो अब अभी अगर हम बेस ईयर को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अभी बेस ईयर को एक समय के बाद चेंज करना ही चाहिए ताकि हम ट्रू इकोनॉमी का जो पॉलिसी है उसको ले सके, क्योंकि एक समय के बाद, एक डेकेड के बाद तो चीजों का कुछ प्राइस आपका हल्का ऊपर जाएगा ही, और जो आपका एक्सपेक्टेड है लाजमी है जो होना ही है। ओके, तो बेटर पिक्चर के लिए क्या है, आपके हर 1 डेकेड में जो आपका बेस ईयर है उसको चेंज करना जरूरी है ताकि हम बेटर पिक्चर को प्राप्त कर सकें, क्योंकि जब बेटर इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स प्राप्त होगी ना, तो उससे क्या है, देश का जो डेवलपमेंटल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, वो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए हो, फिजिकल पॉलिसी के जरिए हो, तो वो बेटर पिक्चर हमें दिखाता है। तो इसीलिए क्या है, ये जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है, जीडीपी क्या है, आईआईपी क्या है, सीपीआई क्या है, इसका बेस ईयर क्या है, ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और मेंस में भी स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, ओके, फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, ये सभी चीजें आपको इन जनरल पूछी जा सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है हाउ विल फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंपैक्ट हायर एजुकेशन। तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को आपका बुलावा दिया जा रहा है देश के अंदर की, वो हमारे देश में आए और कैंपस खोले, तो ये जो आपका बुलावा दिया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कि इंडिया में कैंपस खोले, तो ये कौन से पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 के तहत किया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में अगर हायर एजुकेशन का जो परसेंटेज देखे, तो आप देखेंगे कि लेस देन 30% है जो एनरोलमेंट रेशियो है, जबकि हमारा टारगेट क्या है कि बाय 2030 हमें इसको 50% तक ले जाना है। ओके, तो जितने बच्चे हैं उसमें से एटलीस्ट 50% क्या करे, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इन सभी को ले। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा कि हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश में जितने इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट हो सरकारी हो, वो सफिशिएंट नहीं है। ओके, तो उसके लिए क्या है, हायर एजुकेशन के लिए अगर हम फॉरेन से आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलवाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका इसमें ध्यान दे सकते हैं कि क्वालिटी आपका एक बढ़ता है। ओके, देन आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, स्टूडेंट को डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस मिलता है। ओके, फिर ब्रेन ड्रेन का रिडक्शन होता है, क्योंकि हमारे देश के जो टैलेंटेड पूल है वो क्या करते हैं, पढ़ने के लिए बाहरी देशों में, जैसे यूरोपियन नेशंस में जाना, ओके, फिर नॉर्थ अमेरिकन नेशंस में जाना, ऑस्ट्रेलिया में जाना। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, उन यूनिवर्सिटीज के कैंपस को हमारे देश में खुलवा सकते हैं, जिससे क्या है, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, यहाँ पढ़ के यहीं आपके वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, देश के निर्माण में आगे अपना भूमिका निभा सकते हैं। फिर रिसर्च एंड कोलैबोरेशंस भी क्या है, अच्छा होगा, क्योंकि बाहर के यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च का इकोसिस्टम है, जो माहौल है, वो काफी अच्छा है। ओके, फिर आपका इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन भी होगा। तो हमारे देश के अंदर ही जब बेटर यूनिवर्सिटीज बनेंगी, तो बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके, अभी ध्यान रखिएगा, हमारे देश के यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें लेस देन आपके जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी है, ओके, वो लेस देन 50% है। मतलब 100 बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसमें 50 बच्चे नौकरी के लायक ही नहीं है। ओके, क्योंकि एजुकेशन में इतनी आपकी कमी रहती है। तो जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगे, बेटर एजुकेशन देंगे डिफरेंट फील्ड में, नए नए फील्ड में, तो उससे क्या होगा, आपका आप हमारे देश के जो इंडस्ट्रीज है उनको बेटर आपका वर्कफोर्स, बेटर आपका ह्यूमन रिसोर्स प्राप्त होगा। ओके, अभी प्रॉब्लम में अगर देखा जाए, तो प्रॉब्लम में भी आप क्या कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी गैप एक देखा जा सकता है, क्योंकि आपकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती है, इनका फी बहुत हाई होता है, तो इसको एडजस्ट करना जरूरी है। फिर रेगुलेटरी रिस्क एक देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत ज्यादा रेगुलेट करना चाहती है। ओके, फिर एक मार्केट स्केप्टिसिज्म भी है, एक संशय मन में रहता है कि क्या यूनिवर्सिटीज यहाँ पे चलेंगी, क्या अफोर्ड कर पाएंगे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम। ओके, फिर क्वालिटी एश्योरेंस, क्या पता जो आपके कैंपस खोलेंगे उसमें कितना क्वालिटी वो प्रोवाइड करेंगे, कैसे फैकल्टीज को रिक्रूट करेंगे, ओके, रिसर्च फंडिंग कैसे आएगा, तो इन सभी चीजों को लेके आपका एक प्रॉब्लम रहता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, सीडिंग द राइस सक्सेस। ओके, तो ध्यान रखिए, अभी हाल ही में क्या है, इंडिया वर्ल्ड का टॉप या फिर लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है। तो ये काफी एक क्या है, खुशी की बात है कि हम लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर हैं। लेकिन इसमें एक चिंताजनक बात यह है कि राइस जो है वो बहुत ज्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है, क्योंकि 1 kg ऑफ राइस को उगाने के लिए लगभग 3000 से 5000 लीटर वाटर का जरूरत होता है। एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। ओके, फिर एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स की यूज होती है। तो इससे क्या
होता है आपका जो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आपका बहुत ज़्यादा इरिगेशन होता है जिससे सॉइल क्या होती है, सलाइन हो जाती है। ओके, फिर जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है उससे मिट्टी का जो क्वालिटी है वो बिगड़ता है। फिर आपका जो सॉइल के ऊपर जो आपके फर्टिलाइजर छिड़के जाते हैं वो फिर वाटर से रन ऑफ होके आपके डिफरेंट जो वाटर बॉडी से उसमें मिलके यूट्रोफिकेशन जैसे प्रॉब्लम का सर्च करते हैं। तो इसीलिए क्या है, आपका राइस का सक्सेस तो काफ़ी अच्छा है, ये हम इसका हमें इसका खुशी भी मनाना चाहिए, लेकिन एक तरफ इसका कंसर्न भी है कि हमारा मोनोक्रॉपिंग की वजह से। तो मोनोक्रॉपिंग कैसे आया? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि आपके 1960 के दशक में अगर देखें तो हमारे देश में फूड क्राइसिस था। तो उसी के लिए, उस क्राइसिस को दूर करने के लिए हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा आपके राइस और वेट पे ध्यान दिया अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। एंड देन आपके इरिगेशन चैनल्स को बनाए, बहुत ज़्यादा आपका एनपीके फर्टिलाइजर यूज़ होने लगा। ओके, तो ये सभी चीज़ों ने क्या किया, एक समय पे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दिया, हम आपके इंपोर्टर से फूड एक्सपोर्टर तक पहुंच गए। आज तो हमारे जो एफसीआई के गोडाउन है उसमें ये रॉटन हो जाता है, इनको फिर डाइवर्ट किया जा रहा है फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। ओके, लेकिन इसका कंसर्न मेनली अब जो है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, इवन फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी है। क्योंकि चावल से सिर्फ क्या है, पेट भरता है, जो आपका एनर्जी है वही प्राप्त होती है, लेकिन देह को चलने के लिए, हमारे शरीर को चलने के लिए डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, वो हमें राइस से नहीं मिलती है। और देश में क्या है, राइस के ऊपर एमएसपी भी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके वजह से क्या है, फार्मर्स को एश्योरेंस मिल जाता है, तो वो अदर जो डिफरेंट क्रॉप्स है उसमें ध्यान नहीं देते हैं, जो फूड सिक्योरिटी को क्या करता है, आपका कॉम्प्रोमाइज करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो ध्यान रखिएगा एमएसपी क्या है, ओके, फिर ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे आया, इन सभी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी आप इंडिया का एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ओके, देन ब्लू रेवोल्यूशन, इन सभी चीजों के बारे में मेंशन कर सकते हैं। प्री में और मेंस में ये सभी चीजें बहुत ज्यादा फेवरेट है, पूछी जाती है, और इशू बेस्ड भी है, इसीलिए इशू बेस्ड चीजें आपके स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो वो पूछता है, क्योंकि आपको ऑफिसर बन के इन इश्यूज को ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट एम्पावरिंग इंडिया वर्कफोर्स। तो अभी इंडिया का जो वर्कफोर्स है उसका एम्पावरमेंट हम कैसे करें, तो हमारे इंडिया के अगर वर्कफोर्स को देखें तो 90% जो वर्कफोर्स है वो आपके क्या है, इनफॉर्मल सेगमेंट में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, जैसे एग्रीकल्चर में काम करना, ओके, या फिर डेली मजदूरी करना, तो वो क्या है, आपके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है, या फिर आपके उनको फॉर्मली पेपर में हायर नहीं किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। ओके, आपके उनको पेपर के बाहर ही रखा जाता है। तो उससे क्या होता है, उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नहीं बढ़ता है, उनके फैमिली को लेके उनको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि उनको जो वेज मिलता है वो भी मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो नहीं मिल पाता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के हिसाब से उनको इंश्योरेंस मिलना, पेंशन मिलना, एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलना, ये सभी चीजें से वो क्या रहते हैं, परे रह जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना है, जो हमारे वर्कफोर्स है उनको एम्पावर करना जरूरी है, उनको सोशल सिक्योरिटी देना जरूरी है। तो उनके आपके कितने आपके इनफॉर्मल सेक्टर में, ओके, या फिर आपके कितने वर्कर्स है जिनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, इसीलिए क्या किया गया है, ई श्रम इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, ई श्रम पोर्टल में अभी जो हमारे श्रमिक है वो क्या कर सकते हैं, आपके एनरोल करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट आपके एक्टिवली ये परसू करना चाहेंगी ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिया जाए, उनका फॉर्मलाइजेशन हो सके। ओके, तो लेबर फॉर्मलाइजेशन हमारे देश में होना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर जब लेबर को अच्छा कमाई होगा तो उससे क्या है, मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ेगा, जो आपके लेबर है, वर्कर है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगा। तो अभी आप फॉरेन के जो भी आप जैसे हॉलीवुड के मूवी देखते हैं तो उसमें जो आपके जो आपके समझ लीजिए कि कोई आपका स्वीपर का काम भी अगर करता है तो उसको भी क्या है, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से वो करते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव गियर्स लगाना, ओके, उनका खाता होना, खाते में आपका सब बेनिफिट्स मिलना। तो ऐसा बेनिफिट हमारे देश में भी होना जरूरी है, क्योंकि हम अभी देश का वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है, इशू बेस्ड है ये। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट अ हॉलिस्टिक अप्रोच एट ट्रांसफॉर्मिंग माइनिंग सेक्टर। तो अभी ध्यान रखिए, हमारे देश का जो जियोलॉजी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया पूरा अगर ले तो पूरा देश क्या है, आपके खदान जो आपके खनिज पदार्थ है उससे भरा हुआ है। ओके, डिफरेंट आपके कोयला हो, चाहे गैस हो, या फिर आपके क्रूड ऑयल हो, या फिर डिफरेंट आपके रेयर अर्थ एलिमेंट हो,
ओके, या फिर क्रिटिकल मिनरल हो, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। ओके, वो चाहे आपका माइनर मिनरल हो या फिर मेजर मिनरल हो। तो मेजर मिनरल को कौन कंट्रोल करती है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। माइनर मिनरल्स जैसे सैंड हो गया, उसको कौन कंट्रोल करती है? बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे देश का जो मिनरल है, उसका जो माइनिंग है, उसमें हमें एक अच्छा होलिस्टिक अप्रोच लेना ज़रूरी है, ताकि हम जो माइनिंग है उसको बेटर तरीके से कर सके और बेटर तरीके से रिसोर्स को आपके एक्सट्रैक्ट करके बेटर एलोकेशन कर सके। ऐसा ना हो कि अभी जैसे रिसोर्स रिच जो रीजन है, लाइक झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ओके, मध्य प्रदेश है, तो इनमें आपका नक्सलिज्म का प्रॉब्लम भी देखा जाता है। इसका देखा जाने का एक रीजन ये भी है कि हमारा जो माइनिंग सेक्टर है उसको आप हॉलिस्टिकली नहीं देखते हैं, लोकल पॉपुलेशंस को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस होती है। और प्लस जो माइनिंग होता है, इलीगल माइनिंग की वजह से गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट है वो लॉस होता है। ओके, और इवन मिनरल का लॉस भी होता है। तो अभी मिनरल आज के समय पे आपके इकोनॉमी को चलाने के लिए, टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है कि कैसे जरूरी है। ओके, फॉस्फेट, पोटास है, फॉस्फेट है, ये मिनरल्स ही है जो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। फिर आपका कोल हो गया, यूरेनियम हो गया, ओके, जो एनर्जी के लिए जरूरी है। फिर टेक्नोलॉजी के लिए कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, जो आपके ईवी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब जब हमारे देश में ही अवेलेबल है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओके, हमें हॉलिस्टिक पॉलिसी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन फ्यूचर हम कैसे मिनरल में इंडिपेंडेंस ला सकते हैं टू बिकम विकसित भारत बाय 2047, ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल एंड लास्ट आर्टिकल आईआर के पर्सपेक्टिव से है। तो ये काफी एकदम ऐसा आर्टिकल है जिसको हमने डिस्कस कर करके बहुत बार इसको इतना सब बार समझा है कि इसको और अभी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आप इसको फिर भी मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है। तो जो ईरान है, ओके, तो ईरान में कैसे आपका ईरान में पहले किसका आपका रूल था? शाह रेजा पहलवी का आपका मोनार्की का रेजिम था, जिसका कनेक्शन यूएसए के साथ बहुत अच्छा था। तो उसके बाद ईरान में रेवोल्यूशन आ गया था 1979 के बाद। तो उसके बाद आपका क्या हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया ईरान को अंडर आयतुल्लाह खेमानी के रूल के अंडर। ओके, तो अभी क्या है, ये जो 79 के बाद जो रूल आया वो अभी कंटिन्यू है, और ये एक क्या है, थियोक्रेटिक स्टेट बन गया है, मतलब इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलता है। ओके, तो इसमें अभी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्या होते हैं, धर्म के नियम के हिसाब से चलते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों का जो लिबर्टी है, ओके, जो आपका इंडिपेंडेंस है, वो बहुत हद तक क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं ना कि वहां पे आप 2022-23 में मासा आमिनी का जो आपका डेथ था, उसको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। ओके, फिर 2019 में फ्यूल प्राइस को लेके प्रोटेस्ट हुआ था। तो इतना अगर प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी जो वहां की जो रजीम है उसको चेंज होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, मैं चेंज करने के बारे में नहीं कह रहा हूं, इसमें आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा। तो कैसे क्या आया, तो अभी करंट क्या डिससेटिस्फेक्शन है, इसको आप ओवरऑल देखिए। ओके, कि वर्ल्ड में कहीं भी क्या है, जो देश है वो सिटीजन के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि रूलर के हिसाब से। क्योंकि सिटीजन इतने लोग हैं, एक रूलर के मुताबिक चलेंगे तो वो तो इनजस्टिस हो गया। ओके, तो कोई अगर प्रॉब्लम है तो क्या है, रूलर को चेंज होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, लोगों का राइट्स होना चाहिए। तो उस बारे में इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो अभी ये जरूरी किस पर्सपेक्टिव से है कि किस तरीके से जो रेवोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है। ओके, आपका सॉरी, नॉट रेवोल्यूशन को कम क्यों किया जा सकता है वो नहीं, रेवोल्यूशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रजीम, बिकॉज ऑफ आपके टायरेनिकल रूल, ओके, बिकॉज ऑफ डेस्पोटिज्म, बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग पीपल्स राइट। तो ये क्या है, राइट्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी सीधा सीधा तो ये ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन जरूरी क्या है कि आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि कहीं भी तानाशाही होता है तो रेवोल्यूशन होता ही है। और क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल पावर है वो भी आपका पॉजिटिवली निगेटिवली इसको इम्पैक्ट करते रहते हैं। तो अभी ईरान के ऊपर जो यूएसए ने अटैक किया है, तो डेमोक्रेसी को लेके, राइट्स को लेके, इन सबको भी एक मुद्दा बना के अटैक किया जाता है। ओके, तो जो सही है या नहीं है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको एक बार मन से सोच के देखिएगा, एथिकली, लीगली। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।